व्हाट इज द फ्लो स्टेट यानी प्रवाह की अवस्था क्या है। तो प्रवाह की अवस्था जिसे अंग्रेजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है वो मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य में इतना तल्लीन हो जाता है कि समय, स्थान और स्वयं की चेतना भी धुंधली पड़ जाती है। यह वह क्षण है जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, आपकी एकाग्रता चरम पर होती है और आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवधारणा को सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट मिहाली चिक्सेंटमिहाई ने 1970 के दशक में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसे इष्टतम अनुभव यानी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के रूप में परिभाषित किया, जहां व्यक्ति न केवल कार्य में कुशलता से संलग्न होता है बल्कि उसे गहन आनंद और जीवन संतुष्टि भी प्राप्त होती है। प्रवाह की अवस्था को समझने के लिए एक लेखक का उदाहरण लेते हैं हम, जो अपनी किताब में एक अध्याय पर काम कर रहा हो। वह सुबह उठता है और जब वह लिखना शुरू करता है तो घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता है। उसका ध्यान केवल शब्दों, विचारों और कहानी पर ध्यान केंद्रित होता है। न कोई विचलन, न कोई तनाव, बस एक गहरी रचनात्मक संलग्नता। यही होता है प्रवाह। अब जानते हैं प्रवाह की अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली, पूर्ण एकाग्रता, कार्य के प्रति अटूट ध्यान, समय का लोप, समय की अनुभूति कम हो जाती है। तीसरा, स्वयं का लोप, आत्मचेतना का कम होना, जहां व्यक्ति अपने बारे में सोचना बंद कर देता है। चौथी, आंतरिक प्रेरणा, कार्य स्वयं में पुरस्कृत अनुभव होता है। संतुलित चुनौती और कौशल, कार्य न तो बहुत कठिन होता है कि चिंता उत्पन्न हो, न ही बहुत आसान होता है कि उब जाता है आदमी। चिक्सेंटमिहाई के अनुसार प्रवाह वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग पूर्ण तरीके से कर सकता है और कार्य की चुनौती उसके कौशल लेवल से मेल खाती है। यह न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि मानसिक कल्याण और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। तो इसमें हम प्रवाह की मूल अवधारणा को समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रवाह यानी फ्लो स्टेट का साइंटिफिक आधार क्या है। तो प्रवाह की अवस्था केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, इसका आधार ठोस साइंटिफिक और तंत्रिका साइंस सिद्धांतों पर टिका हुआ है। मस्तिष्क में प्रवाह के दौरान होने वाली गतिविधियों को समझने के न्यूरोसाइंस और साइकियाट्रिस्ट के अध्ययनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब कोई व्यक्ति प्रवाह की अवस्था में होता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आत्मचेतना, निर्णय लेने और समय के प्रबंधन से संबंधित है, इसे हाइपोफ्रंटिलिटी यानी ट्रांसिएंट हाइपोफ्रंटिलिटी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी आत्मचेतना को खो देता है, जिससे वह कार्य में पूरी तरह डूब जाता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, नोरिएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, जो प्रेरणा, आनंद और एकाग्रता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए एक एथलीट जो मैराथन दौड़ रहा हो और प्रवाह में हो, उसका दिमाग डोपामाइन का स्त्राव करता है, यानी डोपामाइन रिलीज होता है, जो उसे ऊर्जावान और प्रेरित रखता है। साथ ही मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन, जो विचलित विचारों और चिंतन से जुड़ा है, वो कम सक्रिय हो जाता है, जिससे एकाग्रता और गहरी होती जाती है। अब साइंटिफिक एंगल से प्रवाह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कार्य की चुनौती और व्यक्ति के कौशल का लेवल संतुलित हो जाता है। चिक्सेंटमिहाई ने इसे चैलेंज स्किल बैलेंस कहा था। यदि कार्य बहुत कठिन है तो चिंता उत्पन्न होती है, यदि बहुत आसान है तो आदमी उब जाता है। तो प्रवाह तब होता है जब ये दोनों एक संतुलन बिंदु पर मिलते हैं। न्यूरोमैजिक अध्ययनों ने दिखाया है कि प्रवाह के दौरान दिमाग का फ्रंटोटेम्पोरल नेटवर्क सक्रिय होता है, जो रचनात्मकता और समस्या समाधान से जुड़ा हुआ होता है। यह स्थिति क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है
क्योंकि व्यक्ति बिना किसी मानसिक अवरोध के कार्य करता है। इस साइंटिफिक आधार को समझने से हम यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवाह केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब मैं बताता हूं कि प्रवाह की अवस्था को प्राप्त करने की शर्तें क्या है। तो प्रवाह की अवस्था को प्राप्त करना कोई संयोग नहीं है, इसके लिए विशिष्ट परिस्थितियों और मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। चिक्सेंट-मिहाई ने प्रवाह को प्रेरित करने वाली 9 प्रमुख शर्तों की पहचान की है। प्रवाह के लिए कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक चित्रकार यह पता होना चाहिए कि वह किस तरह का चित्र बनाना चाहता है, ये विजन होना चाहिए। तो पहली चीज, तत्काल प्रतिक्रिया। कार्य के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। जैसे एक टेनिस खिलाड़ी को तुरंत पता चलता है कि उसका शॉट सही था या नहीं। चुनौती और कौशल का संतुलन। जैसा कि पहले चर्चा की गई, कार्य की कठिनाई और व्यक्ति का कौशल स्तर संतुलित होना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता। बाहरी और आंतरिक विचलन न्यूनतम होने चाहिए। उदाहरण के लिए फोन को साइलेंट रख करना या शांत वातावरण में काम करना। अब नियंत्रण की भावना। व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि वह कार्य को नियंत्रित कर सकता है। समय की विकृत धारणा। प्रवाह में समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। आत्मचेतना का लोप। व्यक्ति अपने बारे में सोचना बंद कर देता है। अब आंतरिक प्रेरणा। कार्य स्वयं में पुरस्कृत होना चाहिए। कार्य में आनंद और संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। इन शर्तों के माध्यम से आप फ्लो स्टेट यानी प्रवाह की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। इन शर्तों को लागू करने के लिए व्यक्ति को अपने पर्यावरण और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए एक लेखक प्रवाह में तभी जा सकता है जब वह एक स्थान पर हो, उसका लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे लगातार प्रगति की प्रतिक्रिया मिल रही हो। इन शर्तों को समझकर और लागू करके कोई भी व्यक्ति प्रवाह की अवस्था को अधिक बार प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं प्रवाह के लाभ और प्रभाव। तो प्रवाह की अवस्था केवल एक सुखद अनुभव नहीं है, इसके कई ठोस लाभ हैं जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को समृद्ध करते हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूँ। उच्च उत्पादकता यानी हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी। तो प्रवाह में व्यक्ति अपने कार्य को अधिक कुशलता और गति से पूरा करता है। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो प्रवाह में होता है, वह घंटों तक जटिल कोड लिखता है जो सामान्य स्थिति में कई दिन ले सकता है। दूसरी चीज, क्रिएटिविटी में वृद्धि। प्रवाह क्रिएटिव विचारों को जन्म देता है क्योंकि दिमाग बिना किसी अवरोध के काम करता है। कलाकार, लेखक, संगीतकार अक्सर प्रवाह में अपने सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। तीसरी चीज, मानसिक कल्याण। तो प्रवाह आनंद और संतुष्टि की भावना पैदा करता है जो तनाव और चिंता को कम करता है। यह सकारात्मक साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथी चीज, आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रवाह में सफलता का अनुभव करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है जो उसे और अधिक चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और सीखने में भी तेजी आती है। ये पांचवी चीज है। तो प्रवाह में व्यक्ति तेजी से सीखता है क्योंकि उसका ध्यान और प्रेरणा चरम सीमा पर होती है। उदाहरण के लिए एक शतरंज यानी चेस का खिलाड़ी जो प्रवाह में है, वह जटिल स्ट्रेटेजी को तुरंत समझ कर और लागू कर सकता है जिससे उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। अब प्रवाह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ाता है बल्कि कार्यस्थल में सहयोग और नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है। यह अवस्था कर्मचारियों को अधिक संतुष्ट और प्रेरित बनाती है जिससे संगठन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब प्रवाह को अपने जीवन में कैसे लाए उस पर बात करते हैं। तो प्रवाह की अवस्था को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। ये कदम व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रवाह को एकीकृत करने में मदद करते हैं। पहली चीज, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने कार्य को छोटे स्पष्ट लक्ष्यों में तोड़ें। उदाहरण के लिए यदि आप एक किताब लिख रहे हैं तो एक दिन में एक पेज लिखने का लक्ष्य रखें, एक पेज लिखने का टारगेट रखें। अब विचलन कम करें, अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करें और डिजिटल विचलन जैसे सोशल मीडिया से बचें। अब डीप वर्क तकनीकें जैसे टाइम ब्लॉकिंग जो कि उपयोगी हो सकती है। कौशल और चुनौती का संतुलन बनाना होता है। अपने कौशल स्तर के अनुरूप कार्य चुनें। यदि कार्य बहुत कठिन है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़े। यदि बहुत आसान है तो चुनौती बढ़ाए। प्रवाह को प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। इस बात को गल पल्ले बांध लेना भाइयों।
जैसे एक संगीतकार को रोज अभ्यास करने से प्रवाह में प्रदर्शन करने की संभावना बढ़ती है। अब आते हैं माइंडफुलनेस और ध्यान यानी मेडिटेशन पर। तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस इस प्रकार की तकनीकें एकाग्रता को बढ़ाती है और प्रवाह को प्रेरित करती है। अब आते हैं आंतरिक प्रेरणा को प्रोत्साहित करना होता है। ऐसे कार्य चुने जो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करते हो। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो प्रवाह में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट जो गणित में प्रवाह प्राप्त करना चाहता है, वह शांत वातावरण में पढ़ाई कर सकता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर सकता है, जैसे समीकरण हल करना, और प्रत्येक प्रश्न के बाद प्रगति की समीक्षा कर सकता है। अब इन सारी तकनीकों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति प्रवाह की अवस्था को अधिक बार अनुभव कर सकता है। तो प्रवाह के वास्तविक जीवन में उदाहरण और चुनौतियां। तो प्रवाह की अवस्था विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। खेल, कला, विज्ञान और रोजमर्रा के कार्यों में। उदाहरण के लिए खेल, टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने कई बार बताया है कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दौरान वे प्रवाह में थी, जहां हर शॉट स्वाभाविक और सहज लगता था। दूसरी कला, तो चित्रकार विंसेंट वैन गॉग अपने चित्रों में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वे समय और भूख को भूल जाते थे। जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आदमी अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने जटिल समस्याओं को हल करते समय प्रवाह की अवस्था का अनुभव किया था, जहां उनके विचार स्वतंत्र रूप से बहते होते थे। अब बात करते हैं रोजमर्रा का जीवन। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए खाना बनाते समय पूरी तरह तल्लीन हो जाती है, वह भी प्रवाह का अनुभव कर सकती है। फिर भी प्रवाह प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ सामान्य चुनौतियां, चैलेंजेस होती है, जैसे कि विचलन। आधुनिक जीवन में डिजिटल डिवाइसेस और सूचनाओं का अतिरिक्त प्रवाह को बाधित करता है। दूसरी चीज, तनाव और चिंता। मानसिक तनाव प्रवाह की अवस्था को असंभव बना सकता है। तनाव प्राप्त करने के लिए एक चैलेंज ये भी है कि प्रेरणा की कमी, इंस्पिरेशन की कमी। यदि कार्य में रुचि नहीं है तो प्रवाह प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। अब अनुचित चुनौती, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। तो बहुत कठिन या बहुत आसान कार्य प्रवाह को रोक सकते हैं। यदि बहुत कठिन है तब भी प्रवाह में नहीं जा सकते हैं, बहुत आसान है तो आदमी उब जाता है। तो इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपने पर्यावरण और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो प्रवाह में कोडिंग लिखता है, प्रोग्रामिंग भाषा से कोई वेबसाइट प्रोग्राम कर रहा है, वह अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित कर सकता है, शांत संगीत सुन सकता है और छोटे छोटे टारगेट निर्धारित कर सकता है और अपने कठिन कार्य को भी अंजाम दे सकता है। तो ये था फ्लो स्टेट यानी प्रवाह की अवस्था। जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब आदमी को आत्मसंतोष मिल जाता है तब उसे संसार की सारी उपलब्धियां, संसार के सारे भोग विलास उसको उसी दौरान मिल जाते हैं। तो इस बात को गल पल्ले बांध लेना। और अगर मेरी बात पसंद आई है तो एक लाइक ठोक दियो जी। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।